परम कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में हम लोग अधिगम की विधियां देखेंगे। इस विधियां में क्रियाकलाप विधि और डाल्टन विधि देखेंगे। जो लोग परम कोचिंग क्लासेस का चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम जो भी नोट्स दे रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है और टॉपिक वाइज टॉपिक जो है पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जितने भी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, यूपी टेट, एस्टेट जो भी एग्ज़ाम होगा सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो आज हम देखेंगे क्रियाकलाप विधि और डाल्टन विधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप विधि। यह क्रियाकलाप विधि जो है जॉन डीवी द्वारा दिया गया है और जॉन डीवी ने जो है क्रियाकलाप विधि के बारे में बताए और उन्होंने जो है अपनी एक विचार दिया। उनके अनुसार जो है विद्यालय प्रगतिशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रगतिशील विद्यालय होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो प्रगतिशील विद्यालय की संकल्पना दी है। उनके अनुसार विद्यालयों में लैब होना चाहिए, इसलिए लैब विद्यालयों की संकल्पना दी है। उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो अनुभव लोगों के द्वारा बनाया गया हो, अनुभवजन्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनका इस पर विशेष जोर है कि जो शिक्षा दी जाए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बच्चों के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, जिससे वो बच्चे बिजी हो। और इसीलिए जो है इसे जो जॉन डीवी को प्रयोजनवाद के पिता कहा जाता है। प्रयोजनवाद का पिता जॉन डीवी को कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, पूछ देता है एग्जाम्स में। और प्रयोजना विधि का विचार भी इन्होंने ही दिया है। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट विधि का जो है सबसे पहले विचार इन्होंने ही दिया है। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे आप लोग। और आगे देखते हैं कि क्रियाकलाप विधि की विशेषता क्या होती है। उससे पहले हम लोग संरचना के बारे में एक बार जान लें कि क्रियाकलाप विधि किस तरीके से कार्य करता है। क्रियाकलाप विधि जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले होता है क्रियाकलाप से पूर्व, प्री कॉन्टेक्ट एक्टिविटी। उसे क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी क्रिया करवाने से पहले जो है पहले की तैयारी को ये क्रियाकलाप से पूर्व कहा जाता है, प्री कॉन्टेक्ट एक्टिविटी कहा जाता है। और क्रियाकलाप के दौरान ये कुछ वर्क दिए तो वो करने के दौरान जो कार्य होता है, क्रियाकलाप होता है, उसे क्रियाकलाप के दौरान कहते हैं। इसका एक होता है क्रियाकलाप के पश्चात, यानी कि जो कार्य दिए उसके बाद क्या हुआ उसको कहते हैं पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, क्रियाकलाप के पश्चात। ये संरचना है क्रियाकलाप विधि का। क्रियाकलाप विधि जब हम करवाएंगे तो उससे पहले हमको कुछ सोचना होगा कि ये क्रिया कैसे करवाया जाए। उसके दौरान जो बच्चे कर रहे हैं उसको देखना होगा किस तरीके से कर रहा है। फिर उसके बाद जो है उसका जो है मूल्यांकन करते हैं, तो क्रियाकलाप के पश्चात का हो गया। इस विधि की विशेषताएं देखते हैं। इस विधि में बच्चे सक्रिय होते हैं। स्वाभाविक है, जैसे ही क्रियाकलाप करेगा बच्चा तो सक्रिय होगा ही। इस विधि में अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है। कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर है कि पूरे शारीरिक ध्यान उसी पर लगाना होगा। यह बाल केंद्रित विधि है। ये जो है बिल्कुल ही बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें हमेशा बिजी रहता है बच्चा, तो इसलिए यह बाल केंद्रित विधि है। आगे देखते हैं। इस विधि के द्वारा छात्र को प्रत्यक्ष या स्थायी ज्ञान की प्राप्त होती है। जब यदि किसी कार्य को खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा करता है तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे। फिर जो बच्चे किसी चीज़ को खुद से करके जो है सीखता है वो जल्दी भूलता नहीं है, इसलिए स्थायी ज्ञान हो जाता है। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। जी, जैसे किसी काम को करेगा तो बच्चे करे या बड़े करे, दोनों, जो भी व्यक्ति इस काम को खुद से करके के जो तैयारी करेगा तो जो है अच्छे से सीखेगा। इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए भी उपयोगी है और उच्च प्राथमिक स्तर, दोनों स्तर के लिए ये उपयोगी है यह विधि। ये इस विधि के द्वारा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। जो बच्चा धीमी गति से सीखता है और वो उसको अगर कोई चीज़ करने के लिए कहा जाए, अगर वो करके कोई चीज़ सीखता है तो बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए, वो भी सीखता है अच्छी तरीके से।
फिर भी इनमें भी कुछ हानियाँ हैं। जैसे इस विधि में समय तथा धन अधिक खर्च होता है। जैसे कुछ क्रियाकलाप करेंगे तो उसमें समय लगेगा, पैसे भी खर्च होगा। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें तो समय लगता है ज़्यादा, समय ज़्यादा लगता है, वो तो जल्दी सीखने वाला है प्रतिभाशाली छात्र, तो इसलिए उसके लिए ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो यह क्रियाकलाप विधि की हानियाँ थी। अब विशेषताएं देख लिए, इसकी संरचना देख लिए, तो इस सब को आप पूरा पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा। ये पूछ देता है इसमें कि जो है क्रिया के प्रत्यक्ष तथा स्थायी ज्ञान किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है, तो आपको बताना होगा। तो इस सबको जो है नोट्स कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को जो है हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा दिया गया है। ये डाल्टन विधि जो है हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा दिया गया है। डाल्टन विधि की विशेषताएं देखते हैं। इसी विधि को जो है डाल्टन विधि को ठेका विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को ठेका विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में छात्र को विषय चयन की स्वतंत्रता दी जाती है। इस विधि में छात्र को कहा जाता है कि आपको जो पढ़ना है वो एक विषय का चयन कर लीजिए, उसी को जो है पढ़ाया जाएगा। इस विधि में अध्यापक का कार्य मात्र मूल्यांकन का होता है। इस विधि में अध्यापक कहता है छात्र से आप एक विषय का चयन कीजिए, आप उसको पढ़िए और उसको बनाइए, और इसमें जो है सिर्फ अध्यापक मात्र मूल्यांकन करता है लास्ट में। इसलिए इसे ठेका विधि भी कहा गया है, क्योंकि दे दीजिए वो अपना बच्चा करता रहेगा और लास्ट में आप उसको चेक कर दीजिएगा। यह विधि उच्च प्राथमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि कोई विशेष चूज करने के लिए दे दीजिए, वो चूज करके बनाएगा और उसको लास्ट में आप जो है चेक कर देंगे। आगे देखते हैं, यह विधि छात्र में स्व अधिगम को विकसित करता है। इस विधि के द्वारा होता क्या है कि छात्र जो है खुद को विकसित करता है, खुद कैसे पढ़े, कैसे जो है देखे क्या है, खुद की समझ जो है विकसित करता है, खुद से जो है सीखता है। यह विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। यह विधि जो है प्रतिभाशाली छात्रों को जो है के लिए उपयोगी है इसलिए क्योंकि उसे जो है इसमें समय नहीं लगता है, इसमें खुद से सीखना होता है, खुद पढ़ना होता है, खुद देखना होता है, खुद चयन करना होता है। इस सब के बावजूद भी इसमें भी कुछ हानियां हैं। क्या हानि देखते हैं। यह विधि जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि खुद से पढ़ना, खुद से समझना, खुद से विषय चयन करना प्राथमिक स्तर के लिए जो है संभव नहीं हो पाता है। बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए जो है प्राथमिक में जो है ये सब करना उतना आसान नहीं होता। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी नहीं। जो धीमी गति से सीखता है वो विषय चयन करने में समय लगा देगा, पढ़ने में समय लगा देगा, तो उसके लिए भी ये उपयोगी नहीं है। समय तथा धन अधिक खर्च होता है। इस विधि में आप अपने से विषय चयन करेगा, अपने से पढ़ेगा, अपने से सारा कुछ इंतजाम करेगा, तो इसलिए इसमें समय भी बहुत लगता है और धन भी अधिक खर्च हो जाता है। विकासशील देशों के लिए उपयोगी नहीं। विकासशील देश के लिए ये विधि जो है उपयोगी नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने देखे कि जो है क्रिया विधि और ये डाल्टन विधि दोनों विधि देख लिए हैं। तो क्रियाकलाप विधि, डाल्टन विधि को आप लोग याद रखेंगे। ये वीडियो देखें, आप लोग कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर लिखें। अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।